हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुनून द लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। फ्रेंड्स, ये सेशन मींस कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो CTET, UPTET, HTET, रीड, KVS, GSSB एक्सेट्रा। जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इसके 3 to 4 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में ज़रूर आपको मिल जाएंगे। ओके, आई मीन कि मैथ्स हो या इंग्लिश हो या फिर पेडोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका टीचिंग एग्जाम्स का, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के क्वेश्चन ज़रूर आना ही आना है। तो अब हम समझते हैं इसको, पॉइंटेड बात करते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 80% जो हैं विदाउट डिफ़िकल्टीज़ के बच्चे होते हैं और 15% होते हैं जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं और 5% होते हैं जो डिसेबल होते हैं। मीन्स के डिसेबल जिनको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, कोई भी टीचिंग एड या कोई भी हेल्प दे के जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएंगे, और जिनको इम्प्रूव नहीं करते तो वो डिसेबल कराएंगे टोटली। ओके, तो हम देखते हैं आगे कि हमारी कितनी कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं। वैसे तो डिसेबिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं मेनली ये 12 टाइप्स 11 टाइप्स की, ये सब 11 टाइप्स की ज़्यादा पूछी जाती हैं। फिर भी मैंने 2 मोर टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फर्स्ट इज डिसलेक्सिया, सेकंड इज डिस्ग्राफिया, थर्ड डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रेजिया, डिसमोर्फिया, डिस्टोपिया, यूटोपिया, डिस्फेजिया और अफेजिया। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों वर्ड का जो है एक ही मीनिंग है। एनीमेशिया, ADHD, ASD की फॉर्म होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एंड इंसोम्निया, और ये इतना बड़ा सा वर्ड इसको ऐसे पढ़ेंगे सोमनम्बुलिज्म, ये भी हम आपको अभी बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और बातें डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग हम समझते हैं कि इट, देखिए डिसेबिलिटी जो है नॉट अफेक्ट ब्रेन इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशनल पावर। ओके, अगर कोई भी किसी को डिसलेक्सिया है, मीन्स वो सही से देख नहीं पा रहा है, या किसी को डिस्ग्राफिया है, वो सही से लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डल होगा। ठीक है, कि वो नॉट डिसेबल्ड एंड डम मीन्स कि वो डम नहीं होगा, वो इंटेलिजेंट भी हो सकता है। कोई भी इंटेलिजेंट भी बच्चा हो सकता है जिसको ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। इसका मतलब मेंटल हेल्थ पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर किसी को डिसलेक्सिया है, कोई सही से नहीं पढ़ नहीं पा रहा है, कोई B का D और D का B अगर पढ़ रहा है स्मॉल लेटर्स में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं होगा या वो बिलो IQ होगा, उसको एवरेज कोई नहीं होगा और कोई समझ नहीं होगी उसकी, उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं होगी, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ किसी बच्चे में है तो उसका ये अच्छे से मतलब समझ लीजिए, ये मतलब नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो डम होगा, डल होगा, वीक स्टूडेंट होगा, क्लास का वर्स्ट स्टूडेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो डम नहीं होता है कोई भी डिसेबल। आगे देखते हैं। एक्सेप्ट दैट डिसेबिलिटी पॉइंट अ चाइल्ड इज़ ए नॉर्मल। देखिए चाइल्ड जो है नॉर्मल बच्चा होता है। ओके, नॉर्मल होता है। अगर उस डिसेबिलिटी के अलावा अगर उसको रीडिंग प्रॉब्लम है या अटेंशन डेफिशिट है वो, तो उसको सिर्फ वही प्रॉब्लम हो सकती है, अटेंशन पे करने में ही उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं, बाकी वो पूरा नॉर्मल बच्चा रहता है, बस उसका जो एक फ़ीचर में जो डिसेबिलिटी है वही फ़ीचर उसका ख़राब होता है, और वो डिफरेंट टीचिंग एड्स और मेथड यूज़ करके, टेक्निक्स यूज़ करके, या फिर वो खुद अपने आप डिफरेंट प्रोसेस से पढ़ाई कर सकता है। ओके, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट डिसेबिलिटी क्या है? डिसलेक्सिया मीन्स के डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, लेटर्स एंड सिम्बल्स। ओके, तो यहाँ पे वर्ड्स या लेटर्स में समझ लिए, जैसे कि स्मॉल b है। ओके, तो उसका क्या समझेगा बच्चा? D मीन्स के B का D पढ़ लेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 वर्ड है तो उसको क्या पढ़ लेगा? वॉज। ठीक है, और गॉड है तो उसको क्या पढ़ लेगा? डॉग। ऐसे करके मीन्स रिवर्सिंग करके वो पढ़ेगा, उसको उसके माइंड में जो है इमेजेस ही ऐसी आएंगी जो वो ऐसे पढ़ पा रहा है। ओके, डिसलेक्सिया मीन्स होता है कि डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, जिनको भी ऐसे रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है उनको क्या डिसेबिलिटी होती है? उनको होता है डिसलेक्सिया। ओके, वो कहलाते हैं डिसलेक्सिक।
कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बट इट डू नॉट अफेक्ट जनरल इंटेलिजेंस, वो जो है जनरल इंटेलिजेंस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे कि अभी बताया था कि वो अगर पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा तो उसका मतलब ये नहीं उसको मतलब समझ नहीं आ रहा है इन वर्ड्स का, उसको वर्ड का भी मतलब समझ में आ रहा है, उसको पूरे सेंटेंस का मतलब भी समझ में आ रहा है, बस उसके माइंड में इमेज ऐसी बनती है जिस वजह से वो गलत पढ़ पाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, यहाँ पे आप ग्राफ से मतलब समझ सकते हैं कि लिखना। ओके, राइटिंग, ग्राफ से मतलब आप राइटिंग समझ सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया कौन सा था, तो रीडिंग, इससे आप रीडिंग याद रखो, ये याद करने का तरीका है, इसको आप रीडिंग याद रखिए। ठीक है, और डिस्ग्राफिया कैसे याद रखोगे, डिस्ग्राफ, ग्राफ का मीन्स होता है राइटिंग से रिलेटेड। ओके, तो डिस्ग्राफिया कौन सी डिसेबिलिटी हो जाएगी, राइटिंग की, जो इनेबल टू राइट होते हैं, इलिजिबल हैंड राइटिंग होती है, सही से लिख नहीं पाते हैं, उनकी राइटिंग इलिजिबल होती है, मीन्स कि पढ़ भी नहीं पाते हैं, और वर्ड्स में जो है स्पेस नहीं देते हैं। जैसे कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कार इज गॉन, ऐसे कर देंगे। ठीक है, या फिर कार स्पेस दे देंगे तो यहाँ स्पेस देना भूल जाएंगे। ठीक है, कार इज गॉन मिला दिया, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, CARISG यहाँ कर दिया, ONE1 यहाँ कर दिया, ऐसे करके मतलब उन्हें समझ नहीं होती है, या उन्हें कुछ माइंड में ही ऐसी प्रॉब्लम होती है ब्रेन से रिलेटेड, जो वो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं दे पाते हैं, तो वो लिख गलत देते हैं। या फिर वो तो पढ़ने की थी, बी का जो है डी पढ़ लेते हैं, और कुछ बच्चे जो लिख लेते हैं, जब लिखने में ये बात आती है, आप समझ रहे हैं ना, जब लिखने में ये बात आती है कि बी का डी बन रहा है, हम कह रहे हैं बस लिखो, और वो लिख रहे हैं डस, तो ये क्या परेशानी हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगी डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो अगर गलत लिखता है कोई भी बच्चा, कि बहुत ही गंदा लिखता है, कि पढ़ नहीं पाते हैं, या वर्ड्स के बीच स्पेस नहीं होता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, डिस्ग्राफिया की। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। देखो, सेशन को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, हमारे चैनल की लिंक जो है आप शेयर करिए, और वीडियोस को शेयर करिए। जो भी टीचिंग एग्ज़ाम आपके आसपास पढ़ रहे हैं, या जो भी टीचर्स हैं, और आप अगर खुद टीचर हैं, तब भी आपको इस चैनल की वीडियो बहुत कम आएगी, ये सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड ही है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम सीटेट यूपीटेट नहीं दे रहे, फिर भी अगर आप टीचर हैं, या टीचिंग बनना चाहते हैं, या टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको हमारा चैनल बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, ओके, उन सब के साथ वीडियो शेयर करते रहिए, और चैनल का लिंक भी शेयर करिए, जिससे कि वो सब्सक्राइब कर लें और उनको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। डिसकैलकुलिया, देखो कैलकुलिया से मतलब हमें साफ दिख रहा है कैलकुलेशन, इससे आप ऐसे याद रखो। ठीक है, डिसकैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन की प्रॉब्लम। तो जिन बच्चों को इनेबल होते हैं नंबर्स अंडरस्टैंड करने में, उन्हें समझ नहीं आता है 1 है 2 है 3 है, वो समझ ही नहीं पाते, उनके ब्रेन में अलग ही 2 का कुछ और बन रहा होगा, 3 का कुछ और बन रहा होगा। ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाएंगे, कि हमें तो जो है क्लियर हमें दिखता है, जो जैसा नंबर लिखा है वैसे ही हमारे ब्रेन में इमेज बनती है। ठीक है, ये सब इमेज बनती है, जो भी हमारे इनके जो बच्चे होते हैं ऐसे डिसेबल, उनके ब्रेन में अलग इमेज बनती है, जिस वजह से वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, नंबर्स को पहचान नहीं पाते हैं, और डिफ़िकल्टी इन लर्निंग मैथ्स फैक्ट्स, दैट इज़ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं इजी 2 + 2 ही गलत कर देंगे, 2 + 2 5 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। समझे आप, इजी बहुत ही कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि केजी क्लास का बच्चा कर लेगा। और डिफ़िकल्टी काउंटिंग भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी कर लेंगे 10-20 तक, ज़्यादा अच्छी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन करता है। और डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग प्लेस वैल्यू में इनकी दिक्कत होगी, जैसे कि ये लिखा है 24, तो उसमें से वंस कौन सा प्लेस है, बोलेंगे तो 24, बोलेंगे तो 243 एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे कि 243, लिख लेंगे 243, ऐसे लिख लेंगे। आप समझ रहे हो ना, जैसे कि हम बोलते हैं 243, तो 243, या वो क्या कर लेंगे 243। अरे जो हम बोल रहे हैं वही तो लिख रहे हैं, देखो 200 बोल रहे हैं, 40 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, उनका जवाब तो ये होगा। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक कि डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है। ओके, तो अभी हमने डिसलेक्सिया पढ़ा, और डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या होता है, चलो एक बार बाद में रिवीजन करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज डिस्प्रेक्सिया। ये देखो मोटर स्किल से रिलेटेड होता है, ठीक है, खास तौर पे मोटर स्किल। मोटर स्किल हमारी क्या होती है, देखो मोटर स्किल होती है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होती है फाइन मोटर स्किल। ये आगे हम कभी वीडियो बनाऊंगी तो डिस्कस करूंगी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में है। ओके, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जैसे कि रनिंग है, वॉकिंग है, फुल बॉडी मूवमेंट। ओके, और फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जो छोटी छोटी मूवमेंट हो, जैसे कि टॉकिंग, बोल रहे हैं, लिपसिंग हो रही है, या फिर लिख रहे हैं तो हैंड का जो मूवमेंट ऐसे करके पकड़ना है। जब बच्चा पकड़ना सीखता है तो वो फिंगर्स का मूवमेंट करता है, और जब बहुत ही छोटा बच्चा होता है तो फिंगर्स का मूवमेंट नहीं कर पाता है, वो पेंसिल नहीं पकड़ पाता है। जैसे कि 1 ईयर का स्टूडेंट है, जब वो 1.5 ईयर 2 ईयर का होगा तो हल्के हल्के उसको पकड़ना सिखाया जाता है, तो वो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेक्सिया का मतलब यहाँ पर आ जाइए हम, डिस्प्लेक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इंक्लूड्स रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेटिंग। देखो मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है तो ये सब इंक्लूड करेगा इसमें, ठीक है। वो लिख भी सही से नहीं पाएगा, ना बोल पाएगा, ना कैलकुलेट कर पाएगा। और क्या है, इनेबल टू परफॉर्म मोटर स्किल्स, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि होल्डिंग पेन है, वॉकिंग है, ये सब जो है वो नहीं कर पाएगा जिसको डिस्प्लेक्सिया होगा। और क्या आगे, प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल, मीन्स कि मसल की जो कोऑर्डिनेशन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, मसल्स में ही कुछ बॉडी एक्टिविटीज़ में ही जो प्रॉब्लम होती है वो कहलाती है डिस्प्लेक्सिया में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या होता है, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड शेप साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे कि एक मिरर है, मिरर के सामने एक कोई खड़ा है पर्सन, तो वो अपने आप को क्या देख रहा है, वो अपने आप को बहुत मोटा देख रहा है, समझ पा रहे हैं ना, मिरर छोटा पड़ गया यहाँ पे, वो अपने आप को बहुत मोटा देख रहा है, ये बहुत, वो अपने आप को बहुत मोटा या बहुत पतला किसी भी शेप को ही समझता है, मीन्स एग्जैक्ट शेप उसकी नज़र में नहीं आता, वो क्या कहलाएगा, डिस्मोर्फिया कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप, नॉट अंडरस्टैंड शेप और साइज, ठीक है, शेप और साइज नहीं समझ पाता है, ये मोटा पतले का इसको जो है वो रहता है कन्फ्यूज़न। आगे है डिसथाइमिया, ये क्या होता है, माइल्ड डिप्रेशन, इसमें मतलब डिप्रेशन की स्टार्टिंग होती है ये। अगर हैविंग डिसथाइमिया फॉर 2 years लीड टू मेजर डिप्रेशन, देखो मेजर डिप्रेशन हो जाता है, मीन्स पागलपन इसे कहलाएंगे डिप्रेशन। ओके, कब कहलाएंगे, जब 2 years तक डिसथाइमिया 2 years तक रहता है तो वो मेजर डिप्रेशन बन जाता है। और डिसथाइमिया जो है स्टार्टिंग होती है डिप्रेशन की, मीन्स पागलपन की समझिए स्टार्टिंग होती है। ओके, और अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो वो मेजर डिप्रेशन बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं, इसमें आप ये याद रखो कि माइल्ड डिप्रेशन होता है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, उसमें आप सब क्लियर समझ जाओगे आगे। ओके, छोटी वीडियोस रखी हैं, वरना ½ एन आवर की वीडियोस होती हैं, जिससे कि आप पहले कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, एक दिन कंसेप्ट समझो, बार बार देख के चाहो तो नोट डाउन भी कर लो। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप नोट डाउन मत करिएगा, ध्यान से वीडियो को देखेंगे, 1 बार 2 बार या कितनी बार भी देखेंगे तो आपको ऐसे लर्न हो जाएगा, कहीं आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और प्ले लिस्ट पर और यूट्यूब पर चैनल पर वीडियोस डली ही हैं, यहाँ से कोई उड़ नहीं जाएंगी, ना कोई डिलीट करने वाला है। ओके, मैं डिलीट नहीं करती कभी भी कोई वीडियो, तो आप जब चाहो उठा के इसमें से देख सकते हो, अगर आप नोट ना करना चाहो तब भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो लाइक करिए अगर पसंद आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या होता है, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर ऑल थिंग्स लुक्स अनप्लीजेंट और बैड। कह रहे हैं कि एक मीन्स इमेजिनरी प्लेस है, मीन्स कि बस ये सोच रहे हैं, ये बस इमेजिन कर रहे हैं, अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं, एक अपने मन में कोई एक प्लेस बना ली अपनी, कि इसमें बहुत अच्छा है सब कुछ ना, नहीं इसमें सब कुछ बुरा है, सब कुछ अनप्लीजेंट और बैड, सब कुछ बुरा एक अपने मन ने प्लेस बना लेते हैं वो लोग, उन्हें बोलते हैं डिस्टोपिया। और इसके जस्ट अपोजिट है यूथोपिया। इसमें क्या होता है, एक मन में अपने प्लेस बना तो लेते हैं बुरी, यहाँ प्लेस बनाते हैं बहुत अच्छी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उसमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा सा एक प्लीजेंट माहौल है, अपने ब्रेन से कुछ सोच लेते हैं, तो उसे कहते हैं यूथोपिया। और हर वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिए, उसमें कोई ना कोई लिंक होगा उसी वीडियो से रिलेटेड, जैसे कि इस वीडियो में बना रही होंगे, और जब इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इस पर क्वेश्चंस की, तो लिंक एक दूसरे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देती हूँ। प्लेलिस्ट में आप आराम से देख सकते हो कि CDP की कौन सी वीडियोस हैं और EVS की कौन सी हैं, ठीक है।
हमारा वैसे चैनल का मेन फोकस जो है सीटेट ही है, सीटेट के कंपलसरी सब्जेक्ट और सबसे ज़्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। एनिमेशिया ये कौन सा होता है? टोटल और पार्शियल मेमोरी लॉस। जैसे कि आपने वो देखा था, कौन सी मूवी थी आमिर खान की, गजनी थी शायद, गजनी थी, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, शॉर्टली थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं। पार्शियल मीन्स के थोड़े टाइम के लिए भूल गए कुछ, तो उसे बोलेंगे एनिमेशिया। नेक्स्ट है डिस्फेजिया और अफेजिया। डिस्फेजिया बोल सकते हैं या अफेजिया बोल सकते हैं, एक ही बात है। इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, स्पीच इज़ नॉट क्लियर। ये स्पीच से मतलब है, डिस्फेजिया का मतलब देखो जहाँ पर भी पीएच होता है ना, ये पीएच ये होता है लैंग्वेज, और जब आती है ग्राफ तो वो होता है राइटिंग की। ठीक है, छोटा छोटा लिखना है, छोटा छोटा लिख दिया मैंने कुछ ज़्यादा ही, चलो ठीक है। तो इसमें देखिए जब भी लिखा है ना पीएच, तो इसका मतलब क्या होता है, फोन से रिलेटेड, मीन्स फोनेटिक मीन्स लैंग्वेज। ओके, अफेजिया मीन्स लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, जो साफ साफ बोल नहीं पाता है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, स्पीच इज नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है और टक टक के बोलना है कुछ भी, तो वो अफेजिया या डिस्फेजिया कहलाता है। आगे देखते हैं ADHD, इसकी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, फोकस नहीं कर पाता है। अगर कोई भी अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा, इधर उधर उठ के भी चला जाएगा कोई बच्चा, और मैम अगर पढ़ा रही है तो क्लास की विंडो में से बाहर देख सकता है, वो किसी और बच्चे की एक्टिविटी देख सकता है, कोई और बुक खोल सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर फोकस की प्रॉब्लम हो जाती है और डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर कोई भी बात छोटी से छोटी हो जाएगी तो उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। ठीक है, और गुस्सा भी आएगा बिहेवियर में, और अगर छोटी सी कोई भी बात है हैप्पीनेस की तो वो बहुत जल्दी खुश होगा, ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत ही जल्दी जल्दी। ओके, हाइपर एक्टिविटी होती है। ओके, एकदम से एक्टिविटी हो जाती है, मीन्स कि एकदम से जो है बिहेवियर शो हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी। आगे देखते हैं, आगे है ऑटिज्म और ASD मीन्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर। इसमें बच्चा जो है, बच्चा ये बड़ा जिसको भी प्रॉब्लम होती है, देखिए मैं आपको बताऊं, वो अकेला रहना चाहता है, दुनिया से दूर। कोई मैरिज फंक्शन है किसी का, वो नहीं जाना चाहता, बर्थडे है वो किसी का नहीं जाना चाहता, एक कमरे में बंद कर दो और उसको जो भी काम है वो अपना करना चाहेगा। कोई घर में गेस्ट आ रहे हैं वो उससे नहीं मिलना चाहेगा। और कैसे बताऊँ आपको, ना मैरिज फंक्शंस में जाएगा, ना पार्टी में, कोई पिकनिक जा रहे हैं क्लास तो अब भी नहीं जाएगा। मीन्स वो कर नहीं पाता है, वो करना नहीं चाहता, कर नहीं पाता है, लोगों से उसको इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को मिलना नहीं चाहता है, वो अपनी ही एक्टिविटीज़ में, अपनी ही ख्यालों में डूबा रहता है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, अ पर्सन लाइक टू लिव लोनली, अकेला रहना चाहता है। डिसेबिलिटी इज़ लाइफ लॉन्ग, ये लाइफ लॉन्ग ही रहती है, ऐसा नहीं है कुछ टाइम आ गई, 1-2 महीने 1-2 साल आ गई, ये पूरे टाइम ही रहेगी जब तक इंसान की डेथ नहीं होती है। और डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, दूसरों से बात करने में, हेलो हाय करने में, मतलब अजीब सी हिचकिचाहट होती है। ओके, अजीब सा एक सोच होती है। आगे देखते हैं, दीज पर्सनस आर मेनली सीन वेरी, लेकिन ऐसे पर्सन जो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कि बुक्स में लिखा हुआ है। ओके, ऐसा कि नॉलेज में लिखा हुआ है ऑटिज्म के बारे में, कि जो ऐसे पर्सन होते हैं जो लोनली रहना चाहते हैं, जिन्हें ऑटिज्म होता है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, मीन्स उनके IQ पावर अच्छा होता है। गेटिंग माई पॉइंट। आगे देखते हैं इंसोम्निया। वैसे ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है सीटेट में, ओके, ना कि ये पूछा गया, फिर भी 2 और बता देते हैं। ओके, इंसोम्निया, वैसे तो डिसेबिलिटीज़ बहुत हैं, हमने तो वही अभी डिस्कस करी हैं, जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं वही पूछी जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना एक्चुअली कि सीटेट के फेवरेट होते हैं कुछ। ओके, तो इसमें से आना ही आना है, आप ये समझ लो। अगर आपने ये वीडियो कर ली, आपके 3 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे अगर आपने ये सारी डिसेबिलिटीज़ कर ली। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप, मीन्स के जो रात को सो नहीं पाते हैं, उन्हें सोने बेचैनी होती है, घबराहट होती है, बहुत ही वो करवटें बदलते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, रात को उन्हें परेशानी होती है। अब आप ये मत कहना कि वो दोपहर में सो गए होंगे तो रात को नहीं सो पाते होंगे, ऐसा नहीं है। इनकी ये डिसेबिलिटी है, इनको ये डिजीज़ है, ये बात अलग है। ऐसा नहीं है कि दोपहर में सो गए तो रात में सो, ऐसा नहीं है। अगर वो दोपहर में नहीं भी सोएंगे तो भी रात को नहीं सो पाएंगे, कुछ होती है परेशानी, ये वही लोग जान सकते हैं भाई जिनको है। आगे देखते हैं सोमनैम्बुलिज्म, इसको ऐसे पढ़ो,
सोम, ठीक है, नैम, बुलिज्म। जब भी कोई बड़ा वर्ड होता है ना उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ लिया करे हो, जिससे कि वो उसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाती है और वो वर्ड पढ़ने में आ जाता है, ठीक है, वरना आप ऐसे पढ़ते रहते। चलो आगे देखते क्या कहते हैं ये। वॉकिंग इन स्लीप, वो आपने पिक्चर में देखा होगा ना कोई, मुझे अभी याद नहीं आ रही कौन सी मूवीज़ होती हैं। मूवीज़ का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि वो रियल लाइफ से रिलेट होता है, आपको अच्छे से समझ आता है और आप कभी भूलोगे नहीं। पता नहीं कौन सी मूवी थी जिसमें आंखें बंद करके, कार्टून्स में भी मोस्टली देखते हैं कि सोते सोते उड़ गए और कोई भी खाने की खुशबू आ रही है उड़ गए और नींद में चल रहे हैं, कोई मूवी भी थी, मुझे भी याद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं, वॉकिंग इन स्लीप है मतलब सोते सोते इंसान जो चलने लगता है। चलो अब डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं, आगे हम कुछ और देखते हैं। हाउ टू डील विद लर्निंग डिसेबल्ड और डिफ़िकल्टी पर्सन। जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और डिफ़िकल्टीज़ होती है उन बच्चों के बारे में, उन पर्सन के बारे में हम कुछ जान चुके हैं। तो टीचर्स कैसे करेंगे, टिप्स फॉर टीचर, टीचर्स जो हैं कैसे उन बच्चों को डील करेंगे, उन लोगों को डील करेंगे, ये हम बता रहे हैं। आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको इस सब बातें पता होना चाहिए। देखो इंटरेक्ट करो, अगर किसी बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया, वो लिख नहीं पा रहा है या वो चल नहीं पा रहा है या कुछ है, तो उससे आप इंटरेक्ट करो, उससे आप बातचीत करो, जिससे कि अगर आप बातचीत करोगे तो वो अंदर अपने जो भी परेशानी है आपको बताएगा। वैसे बच्चे जो है टीचर से बोलते हुए डरते हैं, अपनी परेशानियाँ नहीं बताना चाहते, चाहे वो कितनी भी परेशान हो। लेकिन अगर आप उनसे इंटरेक्शन करोगे, मीन्स बातचीत करोगे, तो वो अपनी प्रॉब्लम बता देंगे कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हम ऐसे ऐसे ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो है कोऑपरेटिव रखना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का। ऑब्जर्व करेंगे टीचर्स के, कौन बच्चा लिख पा रहा है, कौन लिख पा रहा है, देखना भी ज़रूरी है कि किसका वर्क कैसा है, कौन डिफ़िकल्टी फील कर रहा है अपने काम को करने में, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे, अगर कोई भी डिसेबल्ड बच्चा है उसको ये नहीं कहेंगे अरे तुम्हें तो दिखता नहीं है, तुम यहाँ क्यों आ गए क्लास में, तुम्हें तो दिखेगा भी नहीं ब्लैक बोर्ड, तो ऐसे नहीं करना है। पॉजिटिव रखना है कि दिख नहीं सकता कोई बात नहीं, आप थोड़ा आगे बैठ जाओ, सुन नहीं सकते कोई बात नहीं, आप को विजुअली सीडीज दिखा देंगे हम और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टीचर को पॉजिटिव रखना है जिससे कि बच्चा एनकरेज होगा। अगर टीचर पॉजिटिव होगा तो बच्चा जो है एनकरेज होगा, बच्चा अच्छे से समझेगा, ठीक है। और टीचर ही होती है जो बच्चे को एनकरेज करके आगे तक बढ़ाती है। अगर टीचर अच्छा मिल जाता है और मोटिवेटेड मिल जाता है, जो मोटिवेशन देता है, तो बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है और बच्चा आगे तरक्की भी कर सकता है। सब टीचर पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आप ये बात कहें कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है और टीचर्स को कितना भी समझाएं तो उसके सेहत पे कहते नहीं कान पे जू ना दिखना, तो उसके कान पे कोई जू नहीं दिखेंगी। टीचर चाहे कितना भी बढ़िया हो, कितना भी उसको मोटिवेट करे, बच्चा ही गलत है। बच्चे को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बच्चे को। चलो आगे देखते हैं। बी फ्लेक्सिबल, टीचर को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, मीन्स कि अपनी टीचिंग मेथड और एज को भी चेंज करते रहें। करिकुलम भी चेंज होता है, एवेल्यूशन भी मेथड भी चेंज होता है, सब कुछ, कोई भी सॉलिड नहीं रहना चाहिए, कुछ भी रिजिड नहीं होना चाहिए, ओके। टीचिंग में तो इस बात को सख्त मना किया है, रिजिड नहीं होना चाहिए, कोई भी करिकुलम हो या एवेल्यूशन हो, कोई भी टेस्ट हो, रिजिड कोई भी सिस्टम ना रहे, कोई टाइम टेबल रिजिड ना रहे, सब कुछ फ्लेक्सिबल हो, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। इंक्लूसिव एजुकेशन में भी यही बोला गया है कि बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम बनाना है और फिक्स नहीं रखना है कुछ भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लो, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि स्क्रीनशॉट मत लीजिए, वीडियोस कहीं नहीं जा रही हैं, प्लेलिस्ट भी बनी है इस चैनल में, आप जब भी चाहो वीडियो उठा के देखो, सुनो, जितने ज़्यादा आपके सेंसेस यूज़ होंगे उतना ही आप अच्छे से सीखोगे। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसकी वीडियो बनाऊँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है, अगर आपको समझ आए तो लाइक करिए, भाई लाइक करने में कंजूसी क्यों होती है। अगर आप लाइक करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और काम करूँगी और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगी, उसमें आप ही का भलाई होगा, आपको वीडियोस और मिलेगी, एक्सप्लेनेशन और मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिए और लिंक को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सारी मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है सब्सक्राइब कर देते हैं कुछ लोग, फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलती, फिर मुझे कमेंट आता है मैम नोटिफिकेशन नहीं आया, मैम कब वीडियो डाली आपने। तो आप बेल आइकन को प्रेस करके उसमें ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है
उस मीन्स के जो भी वीडियो अपलोड होगी उसको नोटिफिकेशन आएगा। तो जहाँ तक अभी मेरा अभी खुद का डिसीजन है, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी MCQs पर। 20 MCQs होंगे लर्निंग एंड डिसेबिलिटीज़ पर, जैसे कि NCF का कंटेंट की वीडियो थी, फिर उसके MCQs, RT 2009 की भी कंटेंट की वीडियो थी, फिर उसके MCQs, और क्या था, पियाजे की थी कंटेंट की वीडियो, उसके बाद क्या था उसके MCQs, ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की कंटेंट की वीडियो है, सेम मीन्स के पूरा उसके मैटर है, और उसके बाद इसके MCQs होंगे। और कोई भी बात समझना है तो पूछना। और मैं सोच रही थी एक अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं इसी में बता देती हूँ कि सीटेट में बहुत से बदलाव हुए हैं। अभी तक कंफर्म नहीं था, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि पेपर ऑनलाइन होगा। तो आप वीडियोस से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस से पढ़िए, जिससे कि आपको स्क्रीन पे पढ़ने की आदत हो जाए। और बुक्स पे तो आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, लेकिन आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि आपको स्क्रीन पर ही क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, जैसे पेपर बुक होती है वैसे ही स्क्रीन में लिखा हुआ आएगा। और पेपर मिलता है आपको, एक रफ पेपर मिलेगा जिसमें आप अपना कैलकुलेशन का वर्क कर सकते हैं। और आपको कुछ लेके नहीं जाना होगा, सिर्फ आपको वही एडमिट कार्ड और पेन ही लेके जाना हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मोबाइल फ़ोन भी अलाउड नहीं होते हैं। जैसे कि बैंक का एग्ज़ाम हुआ था ना, वैसे ही समझ लो आप, बैंक का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, जिसने भी दिया होगा याद होगा, तो उसमें कंप्यूटर पे बिठा दिया गया था और पेपर और पेन दिया था, वैसे ही समझ लिए सीटेट का वैसे ही होने वाला है। और पेपर में लैंग्वेज में चेंज है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेनली पेडोलॉजी ही हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, आपको समझ अच्छी कर दूंगी कि आप पेडोलॉजी के क्वेश्चंस कर सको। और आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।